क्या हुआ समीर, कहाँ खो गए? हाँ वो मैं समीर अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी अचानक ठाकुर साहब का फोन आया, जिसने समीर की उलझन कुछ हद तक हल कर दी। लेकिन ठाकुर साहब की बातों ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। हेलो छोटे मालिक, आपके दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। मेरी बेटी इसे आपको देने आ रही है। आप अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज देना। असल में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। वो अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। ठाकुर साहब की बातों को सुनकर समीर थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हामी भर दी। ठाकुर साहब आप कितने अच्छे हैं, इतनी जल्दी काम पूरा कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। समीर ने फोन कट कर दिया और अनन्या और विनोद के साथ कंपनी की पहली मंजिल के लॉबी की ओर बढ़ा। काफी समय हो चुका था और उसे जल्द ही अस्पताल वापस जाना था, क्योंकि उसके ऊपर अपनी बहन पिंकी की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। समीर, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल, पिंकी को देखने। समीर ने हामी भर दी, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब ने ये क्यों कहा कि उनकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दे। लेकिन फिर उसने ज्यादा दिमाग ना लगाकर वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरने लगे हॉस्पिटल जाने के लिए। मिस, हमारे यहाँ पर कोई भी मिस्टर समीर नहीं है। प्लीज यहाँ हंगामा ना करें, ये ऑफिस है। दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी योर हाउस। जैसे ही समीर, अनन्या और विनोद लॉबी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि रिसेप्शनिस्ट एक छोटी हाइट की लड़की से बहस कर रही थी। दिखने में क्यूट सी थी और गुस्सा नाक पर। ये लड़की कैसे बदतमीजी कर रही है हमारे ऑफिस में। इसे तो मैं देखती हूँ, तुम लोग वापस जाकर अपना काम करो। अनन्या और विनोद की बातचीत उस शोर में दब सी गई थी। वो विनोद के साथ बिजनेस डिस्कशन में बिजी थी और इस बहस पर पहले ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन कंपनी में फालतू का तमाशा ना हो, इसलिए वो तुरंत सिचुएशन को संभालने के लिए आगे बढ़ी। समीर, जो पीछे चल रहा था, वो अभी तक पूरा मामला नहीं सुन पाया था। उसे बिजनेस के ज्यादा मामलों में दिलचस्पी नहीं थी। ये बात वो आमतौर पर दिखाता नहीं था, लेकिन यहाँ उसके अपने दोस्त थे, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन नहीं था। इसलिए वो सीधे गेट के पास जाकर ठाकुर साहब की बेटी का इंतजार करने लगा, लाइसेंस लेने के लिए। ठाकुर साहब ने तो कहा था कि वो 15 मिनट में आ जाएगी, लेकिन अब तक आई नहीं, कहाँ रह गई? दूसरी तरफ समय बीतता जा रहा था। हालांकि अस्पताल में पिंकी की देखभाल के लिए नर्स नेहा थी, फिर भी हाल ही में उसकी सर्जरी हुई थी, जिससे समीर की टेंशन बढ़ गई थी। इसलिए समीर बेसब्री से उस लड़की का वेट कर रहा था ताकि हॉस्पिटल टाइम से पहुंच सके। मैं तुम्हारी कंपनी के किसी आदमी को नहीं ढूंढ रही, मैं समीर चंदानी को ढूंढ रही हूँ। समीर चंदानी, लोकेशन के हिसाब से वो यही है। अपना नाम सुनते ही समीर के कान खड़े हो गए और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ज्यादा खाने की वजह से उसकी चाल सुस्त हो गई थी, जैसे कि उसका शरीर भारी हो गया हो। वो वापस अंदर आया। क्या तुम ठाकुर साहब की बेटी हो? ओह, तो तुम हो समीर। एक बात बताओ, क्या हर छोटे छोटे काम के लिए तुम मेरे पापा के पास जाओगे? क्या तुम्हारा खुद का कोई दिमाग नहीं है? निकम्मे। एक्चुअली देखने में भी कितने बेवकूफ और फालतू इंसान लगते हो तुम। हालांकि ठाकुर साहब चंदानी परिवार के बहुत खास और राइट हैंड भी थे, फिर भी समीर ने कभी उन पर अपनी मिली पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। बस जब जब उसे जरूरत पड़ती थी, जो कि हमेशा ही था, लेकिन वो उनके हमेशा रेस्पेक्ट ही करता था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। इससे पहले कि समीर कुछ कह पाता, ठाकुर साहब की बेटी ने विनोद का ड्राइविंग लाइसेंस उसके हाथ में जोर से फेंक दिया और गेट की ओर तेजी से बढ़ गई। कैसी बददिमाग लड़की है, शायद इसलिए ठाकुर साहब ने कहा था कि नजर मत होना। समीर ने इस पर कोई नाराजगी नहीं जताई। आखिरकार जब से चंदानी फैमिली ने उसे ढूंढा था, तब से ठाकुर साहब ही समीर के जैसे पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हो। शायद यही वजह थी कि लड़की इतना गुस्सा दिखा रही थी। खैर, उस पे ध्यान ना देकर उसने बाकी दोनों को इशारा किया हॉस्पिटल चलने के लिए। विनोद ने समीर को हॉस्पिटल छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। इस वक्त समीर की बहन अभी भी हॉस्पिटल में थी। वो रोज उसकी देखभाल करने आता था और हॉस्पिटल में ही रहता था। जैसे ही समीर ने धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला ताकि सो रही पिंकी की नींद न टूटे, अंदर से उसकी हल्की शिकायत भरी आवाज आई। भैया, तुम आखिरकार अपनी बहन पिंकी से मिलने आए। पता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सॉरी, अपने इस बुद्धू भाई को माफ कर दो, बहुत देर हो गई आने में। ये क्या है? पिंकी अभी भी ऑपरेशन के दर्द से उबर रही थी। उसकी आवाज में वही कमजोरी थी। समीर को उसे इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी ताकि पिंकी को चिंता न हो। उसने अपनी बहन का पसंदीदा केक बैग से निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही केक दिखा, पिंकी के चेहरे की उदासी गायब हो गई और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुकी और समीर को शक भरी नजरों से देखने लगी। समीर पहले ही डॉक्टर से पूछ चुका था कि वो मीठा खा सकती है या नहीं। वो मुस्कुराया, बॉक्स खोला और छोटे से टुकड़े को उसके मुंह तक ले गया। हालांकि केक महंगा नहीं था, लेकिन ये पिंकी की सबसे फेवरेट चीज थी। उसे मीठा बहुत पसंद था। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, समीर को अंदर से बहुत सुकून मिला। अच्छा लगा ना? चलो, अब बातें बहुत हो गई, अब आराम करो। अच्छा, तो आप अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड से मुझे मिलवाना नहीं चाहते ना? पिंकी ने धीरे से पीछे करते हुए कहा। अरे सॉरी पिंकी, ये मेरी फ्रेंड अनन्या है और विनोद को तो तुम जानती ही हो। हेलो अनन्या दीदी, आप तो बहुत प्रिटी हो। और विनोद, आप भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, लेकिन आप ज्यादा प्रिटी हो।
अच्छा चलो अब आप रेस्ट करो, हम फिर मिलेंगे, ओके? समीर ने विनोद से कहा कि वो अनन्या को घर ड्रॉप कर दे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और उसे अब हॉस्पिटल में ही रुकना था। उनके जाने के बाद समीर ने अपनी बहन को सोते हुए देखा और खुद भी गहरी सोच में डूब गया और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। पिंकी अब भी बहुत कमजोर थी और ज्यादातर वक्त सोई रहती थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो भाई के साथ होने पर जिद नहीं करती थी, जिससे समीर को अपने बाकी कामों के लिए टाइम मिल जाता था। अभी समीर के लिए सबसे जरूरी चीज थी अनन्या की कंपनी को 3 साल में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक ले जाना। शुरू में उसने सिर्फ इन्वेस्ट करने और रिसोर्स देने का प्लान किया था, लेकिन उसका नेचर ऐसा नहीं था कि जहां उसे कमी दिखे वहां वो कुछ ना करे, मतलब कि परफेक्शन का कीड़ा। अस्पताल से निकलते ही समीर ने अपने रितेश चाचा को कॉल किया। उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन अभी कोई और रास्ता भी नहीं था। रितेश चाचू, मुझे बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करनी है, प्लीज मेरे लिए अरेंजमेंट करवा दीजिए। मैं ये डिमांड चंदानियों से नहीं कर सकता और ना ही सिस्टम से सीखना चाहता हूँ। मुझे इस सिस्टम के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रियल लाइफ में मेहनत करके कुछ सीखना है। या तुम सच में बिजनेस पढ़ना चाहते हो? बेटा तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? वैसे ये एक ब्रिलियंट आइडिया है। रितेश को लगता था कि समीर को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आज पहली बार उसने खुद से ये बात कही तो उन्हें बहुत हैरानी भी हुई, मगर अच्छा भी लगा। फोन रखते ही उन्होंने पायनियर बिजनेस स्कूल के चेयरमैन को कॉल लगा दी। उधर समीर भी टैक्सी लेकर स्टारलाइट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, जहां अनन्या और विनोद उसका इंतजार कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। भाई क्या सीन है? मुझे अभी अभी पायनियर बिजनेस स्कूल से एडमिशन का कॉल आया है। तुमने कुछ किया है क्या? सच में? क्या बात है, चाचू तो काफी फास्ट ट्रैक निकले। फिर समीर ने बताया कि वो खुद भी वहां एडमिशन लेने जा रहा है। तुम दोनों अकेले जाओगे? नो वे, अब तो मैं भी एडमिशन ले रही हूँ। सच बताऊँ तो ये बिजनेस स्कूल मेरे लिस्ट में था। अनन्या ने तुरंत पायनियर बिजनेस स्कूल कॉल किया और आसानी से अपना एडमिशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन पूरा कर लिया। अब बोलो, मुझे छोड़कर जाना इम्पॉसिबल है। समीर, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देने वाली। वाह फैंटास्टिक। अब मैं बिजनेस स्कूल में तुम दोनों के साथ थर्ड व्हीलिंग करूंगा। हे भगवान। अरे रिलैक्स भाई, तुम्हारे लिए चौथी व्हील हम बिजनेस स्कूल में ढूंढ लेंगे। तब ठीक है, समझो मेरा बैग रेडी। और फिर तीनों दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे। अब क्या गुल खिलाएगी ये 3 की टीम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। तो तय रहा, पायनियर बिजनेस स्कूल में हम खूब मस्ती करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें अपने सारे पेपर्स तो रेडी करने होंगे। बिजनेस डील और बिजनेस स्कूल साथ साथ। हे भगवान। जैसे ही विनोद ने ये कहा, अनन्या का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने फौरन बात बदलने की कोशिश की और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जल्दी से अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी और कागजात टटोलने लगी। 3 दिन की तैयारी का समय पलक झपकते ही गुजर गया और आखिरकार एडमिशन का दिन आ गया। समीर और विनोद एक साथ निकले, जबकि अनन्या अकेले कंपनी से रवाना हुई। आखिरकार अनन्या की पहचान समीर और विनोद से अलग थी। भले ही अनन्या का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग भी समीर और विनोद से अलग जगह पर थी। इन 3 दिनों में समीर और विनोद ने बिजनेस और फाइनेंस का जितना हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा किया। आखिर वो इस फील्ड में नए थे और हो सकता था कि बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ न सके। मुझे जी जान लगाना होगा, कोई लापरवाही नहीं। सीखने के इस प्रोसेस में समीर की बिजनेस की समझदारी पूरी तरह से निखर कर सामने आई। चाहे वो फंड्स की रिटर्न और रियलाइजेशन की बात हो या फिर कंपनी के फ्लैट और वर्टिकल मैनेजमेंट के बीच स्विच करने की, समीर हर जगह सही सोल्यूशन ढूंढ ही लेता था। ये देखकर विनोद को मानना पड़ा कि वो सच में एक बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे होने के लायक था और चंदानी एम्पायर के वारिस भी। इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। 2 मर्दों को लड़की को इंतजार करवाना चाहिए क्या? वेरी बैड बॉयज। जब समीर और विनोद कार से उतरे तो अनन्या एक लाल स्पोर्ट्स कार के पास टिक कर खड़ी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें इस बात का सबूत थी कि वो सच में काफी देर से वहाँ थी, लेकिन फिर भी वो गुस्से में नहीं थी। वो रास्ता ठीक से पता नहीं था। ये सब छोड़ो और अब जल्दी अंदर चलो। पहले दिन रिपोर्टिंग के लिए देर करना सही नहीं होगा। समीर इन सब मामलों में काफी सिंसियर था। उसे बेकार का ना तो दिखावा पसंद है और ना ही टशन, क्योंकि इतने सालों से वो इसी तरह बड़ा हुआ था। कार से उतरते ही वो तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से एक चुभने वाली आवाज आई। ओहो ये लो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्यों भाई, तुम्हारा परिवार सच में बैंकरप्ट हो गया क्या, जो यहाँ आकर बिजनेस का ज्ञान लेकर फिर से बिजनेसमैन बनने का प्लान कर रहे हो? लूजर। ये आवाज काफी तानु भरी थी। विनोद, समीर और अनन्या ने पलट कर देखा कि बोलने वाला कौन है, और जब देखा तो विनोद चौंक गया। अयान यहाँ भी आ गया। हाँ है हम बैंकरप्ट, तो भी इससे तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? और अगर हम दिवालिया हो भी गए तो इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम अपनी बताओ। लगता है उस दिन का एक्सपीरियंस बड़ी जल्दी भूल गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, विनोद के बच्चे। रुक, तुझे तो मैं देख लूंगा।
विनोद वैसे भी बहस करने से बचता था, लेकिन जब समीर ने अपने दोस्त का मजाक उड़ते देखा तो उसे सहन नहीं हुआ। उसने अयान बोहरा की सबसे दुखती रग पर वार कर दिया। अरे जहाँ तक मुझे याद है, दिवालिया तो तुम्हारी फैमिली भी हुई है अभी अभी। जब समीर ने उसके परिवार की दिवालियापन की बात सबके सामने कह दी तो अयान बोहरा ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं उसके किसी क्लासमेट ने ये सुन तो नहीं लिया। सुबह का क्लास शुरू होने का समय हो रहा था। अगर बहस जारी रहती तो बाकी लोग भी उसके परिवार की सिचुएशन के बारे में जान जाते। ये अयान बोहरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत उड़ रहे हो तुम लोग, देख लूंगा तुम दोनों को। वाह! इसलिए उसने गुस्से में कुछ धमकी भरे शब्द कहे और वहाँ से तनतना कर चला गया। अरे मिस्टर आयान बोहरा, ऐसे मत जाओ, जरा और बात तो कर लो। ये नमूना तो वाकई मजेदार है। बिजनेस स्कूल में दाखिल होने से पहले हुए इस छोटे से नोकझोंक का किसी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सबका मूड सही था। बिजनेस स्कूल पहुंचते ही अनन्या ने थोड़ी देर के लिए समीर और विनोद को बाय बोला, क्योंकि उसे अपने ट्रेनिंग क्लास में रिपोर्ट करना था। उसे रोज स्कूल नहीं आना पड़ता था, बल्कि जब क्लास होती थी तभी आना होता था। नए स्टूडेंट्स की क्लास ईस्ट साइड की बिल्डिंग नंबर 4 में है। तुम इस रास्ते पर सीधे जाओ, दिख जाएगा। हालांकि पायनियर बिजनेस स्कूल एक जूनियर स्कूल था, लेकिन कई बिजनेस टाइकून यहीं से अपनी शुरुआत कर चुके थे। कोई भी स्कूल के लोगों से पंगा लेना नहीं चाहता था। जब स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने समीर और विनोद को रास्ता ढूंढते हुए देखा तो वो तुरंत मदद के लिए आगे आए। थैंक थैंक यू। यू। गार्ड का हेल्पिंग नेचर देखा समीर और विनोद को बहुत अच्छा लगा। काफी देर तक चलते चलते सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार समीर और विनोद आखिरकार उस ऑफिस तक पहुंचे जहां उन्हें जूनियर क्लास की रिपोर्टिंग करनी थी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर जाने की कोशिश की तो एक गंजे आदमी ने उन्हें रोक दिया। रुको, डायरेक्टर साहब किसी काम से गए, जो भी कहना है उन्हीं से कहना। उस आदमी की आवाज में बेरुखी थी और उसका बिहेवियर सिक्योरिटी गार्ड की तुलना में एकदम उल्टा था। ये देखकर समीर और विनोद को काफी अजीब लगा। ऑफिस के अंदर से गेम खेलने की आवाज आ रही थी, काफी तेज। एयर कंडीशनर चालू था, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े समीर और विनोद धूप में झुलस रहे थे। दिन चढ़ने लगा था, धूप बहुत तेज थी। वो दोनों पसीने से तर हो रहे थे, लेकिन डायरेक्टर का इंतजार किए बिना जा भी नहीं सकते थे। अगर वो अभी चले जाते तो शायद डायरेक्टर से मिलने का मौका चूक जाता, और ऊपर से प्यास इतनी लग रही थी कि एक पानी की बोतल तक लेने का समय नहीं था। समीर ने फिर उस गंजे आदमी से थोड़ा परेशान होकर पूछा, डायरेक्टर कब तक वापस आएंगे? हम दोनों आज रिपोर्ट करने आए हैं और सुबह की क्लास भी मिस कर चुके हैं। यही है पायनियर स्कूल ऑफ बिजनेस का मैनेजमेंट। ओह, तो तुम दोनों सबसे ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स हो, है ना, जो सुबह सुबह रिपोर्ट करने आ गए हो। समीर अंदर ही अंदर खिसिया रहा था। यहाँ के काम करने का तरीका सच में बहुत ही घटिया था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो शांत स्वभाव वाला विनोद भी गुस्से से भर उठा। बिना दरवाजा खटखटाए वो सीधे अंदर घुस गया और उस गंजे आदमी के सामने जा खड़ा हुआ जो आराम से गेम खेल रहा था। विनोद के अचानक यूं सवाल करने से वो अधेड़ उम्र का आदमी बुरी तरह चौंक गया। घबराहट में उसने जल्दी से गेम खेलना बंद कर दिया और खड़ा होकर विनोद को डांटने ही वाला था कि तभी नहीं, पहले मेरी बात सुनो। हम फ्रेशर्स हैं, यहाँ एडमिशन लिया है। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तो नए स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। विनोद के शब्दों ने गंजे आदमी को एक पल के लिए रोक दिया। उसकी आंखों में झिझक साफ झलक रही थी। इस समय विनोद का मूड बहुत खराब था। अगर उसके बस में होता तो वो इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखता, लेकिन बस पहले दिन वो खराब इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। समीर, विनोद, अभी भी इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? डायरेक्टर कब लौटेंगे? हमारा नाम क्या है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सुबह से गर्मी में झुलस रहे हैं, वो भी बिना पानी पिए, और यहाँ नौटंकी चल रही है। विनोद की तुलना में समीर का गुस्सा ज्यादा जल्दी भड़कता था। वो स्कूल में आते ही जितनी बेकार की नौटंकी हुई उससे परेशान था। अगर उसे यहाँ पढ़ना नहीं होता और ये पुराना कैंपस होता तो वो अभी इस आदमी से भिड़ चुका होता। लेकिन अब जब विनोद ने पहल कर ही दी थी तो समीर भी खुद को रोक नहीं पाया। गंजे आदमी के सवाल सुनते ही वो बिना सोचे समझे उस पर बरस पड़ा। देखो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दो कि डायरेक्टर कब आएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, लेकिन कोई ज्यादा परेशान करता है तो मैं बिगड़ जाता हूँ। सुबह जब ये दोनों पहली बार आए थे तब इस गंजे आदमी ने उन्हें बिना बात किए ही बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये दोनों स्टूडेंट्स सही में इस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं तो वो एकदम शांत पड़ गया। भले ही समीर और विनोद उससे इस बदतमीजी से पेश आ रहे थे, फिर भी वो अब गुस्सा नहीं दिखा सकता था। क्या इस बिजनेस स्कूल में आगे भी होने वाले थे नए पंगे समीर के साथ? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अरे सॉरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई आप दोनों को पहचानने में। मैंने अभी तो नहीं किया, पर मैं अभी तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। पहले जिस एटीट्यूड में वो गंजा आदमी बात कर रहा था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले तक जो अकड़ में बैठा था अब वही शख्स घबराया हुआ खड़ा था। उसे एहसास हो गया था कि समीर और विनोद वही लोग हैं
जिनके लिए सुबह ही चेयरमैन का पर्सनल कॉल आया था और उसने उन्हीं से पंगा ले लिया था। ये लीजिए सर, आपका एनरोलमेंट फॉर्म। सब काम डन है, सब कुछ आपके लिए तैयार है, आपका डोम भी। मगर हम अपना डॉम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। क्या ये हो सकता है? समीर और विनोद की पढ़ाई के दौरान अनन्या के साथ डे रेंटल और B&B पर डिस्कस करना था। ऐसे में किसी अनजान रूममेट के साथ रहना उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता था। ऊपर से कॉलेज के दिनों में उन्होंने जो हॉस्टल के साथी पाए थे, उसकी यादें भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें दोबारा से वही प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। अरे बिल्कुल, 1 सेकंड दीजिए, हो जाएगा। गंजे आदमी के लिए ये डिमांड कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उसने तो तुरंत ही दोनों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया, फैकल्टी अपार्टमेंट। वहाँ के कंडीशंस स्टूडेंट डॉर्म से कहीं ज्यादा अच्छे थे। थैंक यू। कोई बात नहीं सर, चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ाता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। और इस तरह दोनों दोस्त अपने नए अपार्टमेंट की चाबी लेकर बिना किसी झंझट के खुशी खुशी वहाँ से निकल पड़े। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानना चाहती। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो पुलिस को बुला लूंगी। बस एक बार डिनर पर चलने का वादा कर लो। अगर उसके बाद भी तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। जब समीर और विनोद ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आए तो समीर ने सबसे पहले अनन्या को कॉल किया डिनर का प्लान कंफर्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उन्हें फोन पर अनन्या की किसी लड़के से बहस करने की आवाज सुनाई दी। समीर को न जाने क्यों अचानक गुस्सा आ गया। उसने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन फिर भी खुद को शांत रखते हुए नॉर्मल आवाज में पूछा, अनन्या तुम कहाँ हो? हम अभी वहाँ आ रहे हैं। तुम अब और परेशान मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड बस आने ही वाला है। प्लीज अब जाओ यहाँ से, वरना फालतू में पहले ही दिन पंगा हो जाएगा। अनन्या ने समीर की बात सुन ली थी, इसलिए उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। लेकिन सामने वाला लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। वो एकदम जोंक की तरह चिपका हुआ था, जिससे अनन्या अब पूरी तरह तंग आ चुकी थी। लेकिन वो जानती थी कि जैसे ही समीर यहाँ पहुँचेगा, पक्का कोई ना कोई कांड होगा और वो फालतू का ड्रामा नहीं चाहती थी, वरना उसकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ता। उसने मामला शांत करने के लिए उसकी बात मान ली। देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर कर लूं तो तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे ना? अनन्या की लोकेशन मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। समीर और विनोद ने फोन रखते ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। जहां पहुंचने में 5 मिनट लगने थे, वहां सिर्फ 2 मिनट में पहुंच गए। और फिर इस लड़के की इतनी हिम्मत! पता नहीं कहां से हिम्मत आई। समीर सीधा आगे बढ़ा और अनन्या का हाथ पकड़कर घुमा दिया, बिना किसी को देखे सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। भाई दूर से ही लग रहा है कि तुम दोनों कपल नहीं हो। इतना ड्रामा मत करो। मैं बस एक खूबसूरत लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप हमें जाने दो। मेरा चांस मत खराब करो। रास्ते से हटो। समीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बिना एक पल रुके अनन्या का हाथ थामा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। तुम कौन हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उस लड़के को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसने समीर की तरफ घूर कर देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। समीर, पता है आज तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो और सेक्सी भी, स्पेशली जब तुम मेरे लिए ऐसे फाइट करते हो तब। सच में? तो फिर लंच का बिल तुम दे रही हो, मैं कुछ? बस यही बात है, तुम्हारी हैंडसमनेस 3 सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। थोड़ी देर और इस मूड में रह सकते थे? इडियट। जो भी हो, हम उस पर लंच के बाद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, खाना मेरा पहला प्यार है अनन्या डार्लिंग। समीर की खाने की बात सुनते ही अनन्या ने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला लड़का, लेकिन खाने को लेकर उसकी एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी। फिर लंच के लिए तीनों बिजनेस स्कूल की कैंटीन में चले गए। अरे वाह, ये कैंटीन तो अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी बहुत अच्छा है। भाई मुझे तो आते ही भूख लग गई। किसको क्या खाना है बताओ? अरे भाई, गला सूख कर राजस्थान बन गया है। पहले तो मैं 2 लीटर पानी पीऊंगा और फिर कुछ खाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं भी। और मेरी बेबी क्या खाना पसंद करेगी? मैं खुद ही ऑर्डर कर लूंगी। ऐसा है तो मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। ओके बेबी। अरे भाई, अब तुम लोग का चालू हो गया। एक काम करो, तुम दोनों जाओ काउंटर पर और हम तीनों के लिए ऑर्डर कर दो। मैं यहाँ टेबल देखता हूँ। समीर और अनन्या ने विनोद की बात सुनकर हामी भर दी और साथ में लंच ऑर्डर करने चले गए। और विनोद टेबल पर बैठे बैठे लड़कियां ताड़ने लगा। करीब आधे घंटे बाद जब उनका लंच खत्म हुआ तो समीर और विनोद ने फ्रेशर्स ओरिएंटेशन का शेड्यूल देखते हुए क्लास अटेंड करने का फैसला किया। अनन्या का आज कोई लेक्चर नहीं था तो वो वापस चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दुश्मनी लिखी हो वहाँ टकराव होना तय है। जैसे ही समीर और विनोद क्लासरूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही विशाल बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था अयान बोहरा, विनोद का कट्टर दुश्मन, जो अब समीर का भी दुश्मन बन चुका था। लेकिन फिलहाल उन सब में कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि टीचर आ गया था। और जैसे ही टीचर क्लास में दाखिल हुआ, कमरे में फैली हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। बिजनेस और इकोनॉमी की पढ़ाई के लिए कोई फिक्स्ड टीचिंग मटेरियल नहीं था, जिससे समीर और विनोद जैसे स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया था।
खासकर उनके लिए जो पहले ही कुछ क्लासेस मिस कर चुके थे। लेकिन लकीली पिछले 3 दिनों से समीर और विनोद ने जी जान लगाकर पिछला कोर्स कवर करने की कोशिश की थी। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज की क्लास उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती। पहली बार बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करना उनके लिए चैलेंजिंग तो था, लेकिन काफी कुछ सीखने को भी मिला। बिजनेस स्कूल का कोर्स आम कॉलेजों की तरह ही था, जहां डेली क्लासेस का लोड बहुत ज्यादा नहीं था। लेक्चर पूरा हुआ और घंटी बजने के साथ ही टीचर ने बिना रुके अपना लेसन प्लान उठाया और सीधे क्लास से बाहर चले गए। स्टूडेंट भी धीरे धीरे क्लासरूम से निकलने लगे, लेकिन तभी विशाल का शैतानी दिमाग यहाँ भी एक्टिव हो गया। अरे वाह, तुम दोनों भी पायनियर आए हो। चलो आज तुम लोगों का जबरदस्त वेलकम तो हम करेंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बहुत ही खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। आखिर हम पुराने दोस्त जो हैं, बहुत मजा आएगा बच्चों। समीर और विनोद अभी भी अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ ज्यादा घुले मिले नहीं थे। उन्हें पिछली क्लास के नोट्स चाहिए थे, लेकिन क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिससे मदद ली जा सके। इसलिए वो टीचर से कुछ बेसिक किताबें लेने की सोच ही रहे थे कि विशाल फिर से सामने आ गया। 2 बार समीर के हाथों हारने के बावजूद भी उसे कोई अक्ल नहीं आई थी। वो फिर से उसी बनावटी हंसी और दिखावटी दोस्ती को साथ लेकर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेरहमी उसके असली इरादों को साफ दिखा रही थी। समीर और विनोद अच्छे से विशाल के नेचर से वाकिफ थे और वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते थे। हेलो दोस्तों, तुम लोग भी यहाँ हो तो क्यों ना आज हम सब डिनर एक साथ करें। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। सब ने एक दूसरे को भूखे भेड़िए की तरह घूरा और फिर समीर और विनोद सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गए। विनोद भी ज्यादा बोलने के मूड में नहीं था। उसने बस 2 टूक जवाब दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब क्या नया ड्रामा होने वाला था पायनियर बिजनेस स्कूल में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। क्लास से जब समीर और विनोद तनतना कर निकले तो उनके पीछे विशाल भी गया और उनका रास्ता रोकते हुए थोड़ा चिढ़कर बोला, सुनो, तुम दोनों यहाँ बेशर्मी मत दिखाओ। ये कोई यूनिवर्सिटी जैसी जगह नहीं है। यहाँ के लोग तो अमीर हैं या फिर पावरफुल। सच कहूँ तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों यहाँ घुस कैसे गए। और हाँ, मुझे तुम दोनों के साथ डिनर करने का कोई शौक नहीं है। वो तो अनिरुद्ध भाई तुम्हें आज रात देखना चाहते हैं, तो रात 8 बजे पायनियर टावर आ जाना। अगर आने की हिम्मत नहीं है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ ना की गुंजाइश नहीं है। विशाल यहाँ उनसे लड़ने नहीं बल्कि किसी और का चमचा बनकर मैसेज देने आया था। पर समीर और विनोद ने अभी अभी पायनियर बिजनेस स्कूल ज्वाइन ही किया था। उन्हें यहाँ कोई जानता तक नहीं था, तो ये अचानक से अनिरुद्ध भाई कहाँ से आ गया और इनसे क्यों मिलना चाहता था। अभी तक जो भी हुआ या पहले जो कुछ भी हुआ था, उसमें बस अयान बोहरा और विशाल ही ऐसे थे जिनमें समीर और विनोद का पंगा हुआ था। अब ये दोनों तो सामने थे, लेकिन अनिरुद्ध तो कहीं नहीं दिख रहा था। समीर और विनोद यहाँ सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस की समझ बढ़ाने आए थे। इन सब बेकार की चीजों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौन है ये अनिरुद्ध और हमसे क्यों मिलना चाहता है? इन सवालों का जवाब चाहिए तो रात 8 बजे बताए हुए ठिकाने पर अपनी मनहूस शक्ल लेकर पहुंच जाना। और हाँ, अपने इस चमचे को भी साथ ले आना। अबे चमचा किसे बोला रे? तेरी तो। विशाल वहाँ से जा चुका था। समीर ने विनोद को शांत करवाया। समीर को अपने चाचा की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। जब उन्होंने इस बिजनेस स्कूल को चुना है तो यकीनन यहाँ के सारे मामले भी संभाल लेंगे। और जहाँ तक किसी खतरे की बात थी, पिछले कुछ दिनों में समीर को पता चल गया था कि उनके चाचा ने उनके आसपास बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। आखिर सारे चंदानियों में से एक वही थे जो अपने से थे और जो समीर का भला चाहते थे, न कि उसके साथ गेम खेल रहे थे। इसलिए अगर कुछ गड़बड़ होती तो वे चुप नहीं बैठते। समीर देखो, कोई बात नहीं विनोद, इन फालतू लोगों की परवाह मत करो। कुत्तों का काम है भौंकना। वैसे भी आज क्लास में जो पढ़ाया गया था कुछ समझ नहीं आया। दिमाग की ऑलरेडी बैंड बजी हुई है। चलो मास्टरमाइंड अनन्या से पूछते हैं। अभी टाइम भी था और समीर को अस्पताल भी जल्दी नहीं जाना था, तो सोचा क्यों ना इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और अनन्या से बिजनेस की कुछ बातें सीख ली जाए। वैसे भी उसकी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकता था। सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हो या और कोई इरादा है? क्या विनोद भाई, कुछ भी बोलते हो। अभी सारा फोकस पढ़ाई में। अब चलो फटाफट। विनोद की इस छेड़खानी से समीर का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो झेपते हुए क्लासरूम से बाहर निकला और सीधे स्कूल के गेट पर बनी पार्किंग की ओर भागा। विनोद की बात ने जैसे समीर की चोरी पकड़ ली थी। इसी वजह से वो चलते चलते और तेज हो गया, मानो खुद से भी अपने हाल छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी अरे सॉरी, देखा नहीं। समीर जल्दी जल्दी पार्किंग की ओर बढ़ रहा था कि अचानक किसी से टकरा गया। बिना देखे ही उसने झट से माफी मांग ली, लेकिन जैसे ही नजर ऊपर उठाई और सामने वाले को देखा तो बिना कोई बात बढ़ाए वो सीधा आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे बस अनन्या से मिलने की जल्दी थी। हे, रात 8 बजे पायनियर टावर, भूलना मत। गलत मत समझना, बस दोस्ती करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पीछे खड़े उस लड़के ने समीर से कहा जिससे समीर टकरा गया था।
उसकी आवाज से समीर समझ गया कि दोपहर में जो लड़का अनन्या को परेशान कर रहा था वो लड़का वही था जिससे समीर अभी टकराया। अब समीर को समझ आया कि विशाल जिस अनिरुद्ध का नाम ले रहा था वो वही है। समीर को इस बेकार के डिनर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बात जब अनन्या की आई तो उसने तय कर लिया कि वो इस अनिरुद्ध से जरूर मिलेगा, देखेगा कि वो आखिर क्या नया ड्रामा करने वाला है और इसी बहाने उसे अनन्या के पीछे पड़ने का ख्याल भी निकाल देगा। अपने गुंडों को हुक्म देने के बाद वो पूरे जोर से वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अनिरुद्ध वहाँ से कुछ दूरी पर खड़े विशाल और अयान से अकड़ कर बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का आज शाम जरूर आएगा और अगर आ गया तो तुम दोनों उसे सबक सिखा देना। कोई गड़बड़ हो भी गई तो मैं संभालूंगा। साले को उसकी औकात दिखानी है। मेरे रास्ते का कांटा बनने का बहुत शौक है ना उसे, अब देखता हूँ। दूसरी तरफ विनोद थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए उसने उस बंदे को देखा था जो समीर से अभी टकराया था। वो भागते भागते समीर के पास पहुंचा और हांफते हुए पूछा, समीर भाई, दोपहर को जो लड़का अनन्या को तंग कर रहा था वही अनिरुद्ध है। वो तुम्हारे पीछे ही था, तुमने उसे देखा? उसे कुछ कहा क्या? समीर इतना जल्दी में था कि उसने अपने कपड़ों पर लगी धूल मिट्टी को भी साफ नहीं किया। जब विनोद ने उससे अनिरुद्ध के बारे में पूछा तो समीर ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, रात 8 बजे पायनियर टावर, वहीं मिलेंगे उससे। समीर की बात सुनकर विनोद समझ गया कि दोनों का सामना फिर से हुआ था, लेकिन समीर के इस फैसले से वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यही होगा, क्योंकि उसने अनन्या के साथ बदतमीजी की थी। विनोद ने बस सर हिलाया, कार स्टार्ट की और दोनों सीधे स्टारलाइट बिल्डिंग की ओर निकल गए। उधर जब विनोद कार चला रहा था और समीर अनन्या से मिलने के बारे में सोच रहा था, इस बात से अनजान होकर कि दूसरी तरफ विशाल और अयान पायनियर बिजनेस स्कूल के एक प्राइवेट अपार्टमेंट में अनिरुद्ध के सामने बैठे उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अनिरुद्ध को इस डिनर प्लान पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि असली खेल तो मैदान में ही सीखा जाता है। किताबों में लिखी बातें तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें हकीकत में आजमाया न जाए। आ जाएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। उस समीर ने मुझे बहुत परेशान किया है, हमारी हड्डी तक तोड़ी है साले ने। और वो विनोद, साला दगाबाज, हमारा नमक खाकर हम ही से गद्दारी। आज उसकी भी बैंड बजाएंगे। बिल्कुल विशाल भाई, आज से तुम लोग मेरी टीम में हो। क्यों ना रात की जीत में अभी थोड़ा जश्न मना लिया जाए, हाँ? दूसरी तरफ समीर और विनोद जब अनन्या के सामने क्लास में पढ़ाए गए सवाल रख रहे थे तो अनन्या, जो खुद इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड थी, अपने ही ऑफिस के कुछ केस स्टडी निकाल लाई। उसने उन दोनों के इन केस स्टडीज पर प्रैक्टिस करने का मौका दिया, जिससे क्लास में जो समझ नहीं आया था वो कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्लियर हो जाता। थैंक यू अनन्या, तुम बेस्ट हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं बेस्ट बन जाती हूँ। विनोद, जो एक थर्ड पर्सन की तरह उन दोनों को देख रहा था, समीर और अनन्या के बीच की हल्की सी अनकही फीलिंग्स को अच्छे से समझता था। दोनों ही कोई कदम बढ़ाने से डर रहे थे, बस एक दूसरे से फ्लर्ट तो करते थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे को प्रॉपर्ली आई लव यू तक नहीं बोला था। विनोद सोच रहा था कि आखिर इन दोनों को और करीब कैसे लाया जाए। ये दोनों तो इस स्पीड से पूरा साल ऐसे ही निकाल देंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई करते करते समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही शाम के 7 बज गए। अनिरुद्ध से मिलने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। अब निकलने का समय आ गया था। समीर के वॉशरूम जाने का फायदा उठाते हुए विनोद ने आखिरकार अनन्या को सब कुछ बता दिया कि कौन समीर को मिलने के लिए बुला रहा है और पूरी बात क्या है। क्या समीर बात जा रहा है? बेवकूफ है क्या? मैं भी चलूंगी। साफ साफ बात करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अनन्या को जैसे ये सब सुनते ही गुस्सा आ गया। उसे तो पहले से ही अंदाजा था कि अनिरुद्ध उस पे लाइन मार रहा था। अनन्या को इस बात का गिल्ट भी हो रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था, इसलिए वो भी अब पीछे नहीं हटने वाली थी और समीर का साथ देगी। इतने में समीर वॉशरूम से बाहर आया और उनकी बात सुन ली। नहीं, वहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा अनन्या। वो देखने से ही एक नंबर का मवाली और ठरकी लगता है। तुम वहाँ जाओगी तो फिर हमें तुम्हारी भी फिक्र करनी पड़ेगी और वो इस बात का फायदा उठाएंगे। समीर ने उसे रोकने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। जानबूझकर उसने अनन्या को डराने की कोशिश की ताकि वो खुद ही जाने से मना कर दे, लेकिन अनन्या इतने से उसकी बात मानने वालों में से नहीं थी। समीर, या तो हम सब साथ जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। आखिरकार समीर को हार माननी पड़ी, लेकिन निकलने से पहले उसने अनन्या से वादा लिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाएगी और किसी से भी मदद मांगेगी, लेकिन वहाँ रुककर वेट नहीं करेगी कोई मुसीबत आने का। समीर ने विनोद को मन ही मन कोसा और फिर वो तीनों वहाँ से निकले। सॉरी समीर भाई, लेकिन ये जरूरी था। विनोद ने मन ही मन समीर को सॉरी कहा, क्योंकि वो जानता था कि समीर उसे मन ही मन गाली दे रहा होगा। शाम का टाइम था जब वो निकले और ट्रैफिक की वजह से सफर लंबा हो गया।
जब समीर, विनोद और अनन्या पाइनियर टावर पहुंचे तो टाइम 8:15 हो चुका था और अनिरुद्ध सामने खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, मिस अनन्या भी आई हैं। आइए आइए, जल्दी अंदर आइए। मैंने तो सोचा था कि आप लोग नहीं आएंगे, लेकिन ये हुस्न की मलिका तो खुद तशरीफ ले आई। मुझे बहुत खुशी है कि आप भी यहाँ चली आई। चलो, इसी बहाने हम साथ में डिनर तो करेंगे। तो देर किस बात की है? लेडीज फर्स्ट। अनिरुद्ध की चेप जैसी बातें सुन तीनों का खून एक साथ खौल उठा। आखिर इस डिनर के बहाने क्या ड्रामा होने वाला था पाइनियर बिल्डिंग में? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समीर, विनोद और अनन्या पाइनियर टावर के एक लग्जूरियस होटल में जब पहुंचे थे तो सबसे पहले सामने उन्हें अनिरुद्ध ही मिला था। लेकिन उससे मिलने से पहले समीर ने विशाल को भागकर होटल के अंदर जाते देख लिया था, इसीलिए तो अनिरुद्ध एंट्रेंस पर खड़ा था। समीर समझ गया था कि अगर विशाल यहाँ भागकर आया था तो अनिरुद्ध ने सिर्फ डिनर करने तो बुलाया नहीं होगा, पक्का इन सब की कुछ तो मिली भगत थी। समीर को बस अनन्या को लेकर थोड़ी टेंशन थी, बाकी तो उसने उन लोगों को सबक सिखाने का मन बना ही लिया था। लेकिन अनिरुद्ध ने आते ही सबको उकसाना शुरू कर दिया था। तो अनन्या जी, मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हैं, वरना मैं खाना आपके पसंद का ही बनवाता। वैसे आप अपनी पसंद मुझे बता सकती हैं, क्योंकि अब से आपको जो पसंद वो ही मुझे पसंद। अनिरुद्ध जानबूझकर अनन्या से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए रहता था। असल में दिल में क्या सोच रहा था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी नजरों में हल्की हैरानी झलकी जब उसने अनन्या को देखा, लेकिन फिर अपना पूरा एक्सप्रेशन बदल लिया। अभी तुमने कुछ कहा था ना, वो लेडीज फर्स्ट, तो अंदर चले। इतना बोलकर जब अनन्या उसके पास से आगे की तरफ गुजरी, अनिरुद्ध ने जानबूझकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन समीर ने तुरंत उसकी बाजू पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया, जिससे उसकी घटिया हरकत नाकाम रही। अरे माफ कर देना, थोड़ी जल्दबाजी हो गई। हम इतने अच्छे से मिले नहीं, तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अनिरुद्ध सिंह, सनलाइट ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, फैमिली बिजनेस। छोटी मोटी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनिरुद्ध सिंह ने अपनी उंगलियों से एक स्नैप किया। अचानक विशाल और अयान बाहर से अंदर आ गए, जैसे मानो ये सब पहले से तय था और वो उंगलियों का स्नैप करना एक साइन था। दोनों ने जेब से बिजनेस कार्ड निकाले और समीर और विनोद की तरफ बढ़ा दिए। अरे क्या देख रहे हो? मिस अनन्या को भी तो एक दो ना। विशाल और अयान ने अपने बिजनेस कार्ड समीर और विनोद को दिए और फिर अनिरुद्ध के पास आकर खड़े हो गए, जैसे कि अपनी तारीफ सुनने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन उनकी उम्मीद का उल्टा अनिरुद्ध ने दोनों के सर पर हल्का थप्पड़ मार दिया। अनिरुद्ध, सीधी बात करते हैं, हम तुम्हारे ग्रुप के नहीं हैं और ना ही दोस्ती करने का कोई इरादा है। अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड है, इस बारे में सोचना भी मत। अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं, दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं। अनिरुद्ध के फालतू के एटीट्यूड से समीर, विनोद और अनन्या को घिन आ रही थी। समीर ने बिना किसी झिझक के उसका बिजनेस कार्ड टेबल पर रखा और अनन्या का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी विशाल बीच में आ गया। हद हो गई। अनिरुद्ध को तेरी गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, ये तू अपनी किस्मत समझ, लेकिन मैं नहीं भूला कि तूने मेरे साथ क्या किया था। आज देखता हूँ कि तुझे बचाने कौन आता है। विशाल की बात सुनकर समीर आग बबूला हो गया। समीर उस पर वार करने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले विशाल ही उठकर उसके पास जाने लगा और समीर की तरफ लपकने ही वाला था कि तभी अनिरुद्ध की तेज आवाज ने उसे रोक दिया। विशाल रुक जाओ, तुम्हारी जो भी पुरानी दुश्मनी रही हो वो बाद में निपटना। अभी ये मेरे मेहमान हैं, तो जरा अपनी औकात में रहो। अनिरुद्ध की बात सुनकर विशाल रुक गया। फिर अनिरुद्ध धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और समीर की ओर बढ़ा। ऐसा मत करो यार, आओ बैठते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं और इस मामले को हंसी में टाल देते हैं। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, अनन्या से भी माफी मांगता हूँ, बस। अनिरुद्ध के रवैये में अचानक बदलाव देखकर समीर थोड़ा सोच में पड़ गया। जहाँ तक समीर को याद है, बचपन में समीर के चाचा समीर को सिखाया करते थे, दोस्त ज्यादा तो रास्ते ज्यादा। अगर किसी को दुश्मन बनाने से बचा सकते हो तो बचा लो। वो बात समीर को आज तक याद थी, क्योंकि वो काम की बात थी। विशाल, अयान, जल्दी से मिस अनन्या, भाई समीर और भाई विनोद के लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। समीर ने अपने चाचा की ट्रिक को इस्तेमाल किया और चुपचाप बैठ गया। समीर के रुकने से अनिरुद्ध समझ गया कि उसकी बात असर कर चुकी है। उसने जल्दी से विशाल और अयान को इशारा किया, जो पीठ पीछे कुछ तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। कुछ ही देर में वाइन आ गई। इत्तेफाक से या जानबूझकर विशाल ने ट्रे लेकर समीर और विनोद की ओर बढ़ाई, जबकि अयान अनिरुद्ध और अनन्या की तरफ गया। मिस अनन्या, ये दोनों या कोई भी लड़का इस स्कूल में आपको और आपके दोस्तों को परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। मैं अपनी सुबह की बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे आप सबकी दोस्ती नहीं तो कम से कम माफी तो मिली जाएगी। कोई बात नहीं, फिलहाल ड्रिंक एंजॉय करते हैं। चीयर्स। अनिरुद्ध ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की कि समीर, विनोद और अनन्या को कोई शक नहीं होने दिया कि आखिर उसका प्लान क्या था।
तीनों ने उनके साथ ग्लास टकराया और एक ही घूंट में ड्रिंक खत्म कर दी। इतनी रात हो गई, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो साथ में खाना खा लेते हैं। आखिर हम सब एक ही स्कूल के हैं, आगे भी एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, है ना? खाने की टेबल पर सब इतने बिजी थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। पूरे दिन क्लास में पढ़ाई करने के बाद सबको काफी भूख लगी थी। तभी वेटर खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया। भैया एसी तेज कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। मैडम एसी तो पहले से ही फुल स्पीड पर है। ये चीज समीर को थोड़ी अजीब लगी क्योंकि सच में एसी काफी तेज था और किसी को भी इतनी गर्मी नहीं लग रही थी और ना ही इतना पसीना आ रहा था जितना कि अनन्या को आ रहा था। समीर ने अनन्या को जब छुआ तो वो हैरान हो गया। अनन्या, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हारी बॉडी तो तप रही है। जैसे जैसे अनन्या की बॉडी गर्म होने लगी, अनिरुद्ध की मुस्कान और गहरी होती गई। उसने धीरे से सिगार जलाया और धुआं उड़ाते हुए अयान को थम्स अप दिखाया। समीर ने घूरते हुए अनिरुद्ध से पूछा, तूने कुछ किया है ना? अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अब असली मजा तो देखो। तभी अचानक दरवाजा खुला और कुछ गुंडे अंदर घुसे। आते ही उन्होंने अनिरुद्ध के आसपास जगह ले ली। अनिरुद्ध भाई, गेम कब शुरू करें? अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अयान और विशाल की तरफ देखा। अब वो दोनों और भी ज्यादा अकड़ में आ गए, जैसे उन्हें अब मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। मैडम को अनिरुद्ध भाई के पास ले जाओ और इन दोनों को यहीं ठिकाने लगा दो। विनोद, तू अनन्या को संभाल और साइड में ले जा, इन्हें तो मैं देखता हूँ। समीर समझ गया था कि अब ये लोग अपनी असली औकात में आ गए हैं, इसलिए अब अनन्या को सेव करना पहले जरूरी था। समीर ने विनोद से अनन्या को संभालने को कहा। फिर उसने अपनी जैकेट उतार फेंकी और स्टाइल में लेग स्विंग मारकर पास की कुर्सी तोड़ने की कोशिश की ताकि उसका एक टुकड़ा हथियार बन सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि होटल की कुर्सियां सॉलिड वुड की बनी हुई थी। कुर्सी हिली भी नहीं, उल्टा समीर के पैर पर ही चोट लग गई। भाई, ये कुर्सी तो फुल देसी जाट क्वालिटी की बनी है, अब क्या करूं? अभी असली खेल शुरू होने वाला था और समीर इनके सामने घुटने नहीं टेक सकता था। वैसे भी समीर के पास सिस्टम की दी हुई फाइटिंग स्किल्स तो थी, तो बस फिलहाल के लिए वही काम आने वाला था, क्योंकि अनिरुद्ध के गुंडे समीर को चारों ओर से घेर चुके थे। अबे झुक जा, बहुत उछल रहा है। भाइयों, चलो इस चूजे को खत्म कर देते हैं। क्या बोला चूजा? अबे इतने सारे मुस्टंडे मिलकर एक लड़के को पीटने आए हो, चूजा कौन है वो तो साफ दिख रहा है। समीर की हरकतों से गुंडों को ऐसा लगा जैसे उनकी बेइज्जती हो गई हो। सब और ज्यादा अकड़ में आकर समीर पर टूट पड़े। होटल में लाउंज का एरिया बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए कुछ सेकंड में ही गुंडे समीर तक पहुंच गए। घूंसे और लातें हवा में उठ चुकी थी। विनोद ने जल्दी से अनन्या को जमीन पर टिकाया और समीर की मदद करने दौड़ा। तभी तेज चीख गूंजी, पर ये चीख समीर की नहीं थी बल्कि उस गुंडे की थी जो सबसे आगे था। अरे चूजे छोड़ दे, रुक कभी बताता हूँ, इतना मारेगा रे। समीर अब सामने खड़ा था, हाथ में एक टेलीस्कोपिक स्टिक पकड़े हुए। सामने जमीन पर पड़ा एक गुंडा अपनी जांघ पकड़कर तड़प रहा था। उसके कांपते हुए शरीर से साफ था कि दर्द कितना गहरा था, पर सामने खड़े बाकी गुंडे असली फाइटिंग के मामले में पूरे फुस्त थे। समीर के हाथ में स्टिक देखकर सब वहीं अटक गए। मुंह से तो गालियां निकल रही थी, लेकिन किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तुम लोग रुक क्यों गए? इस समीर को इतना मारो कि ये यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाने की लायक ना रहे। हाँ, आज ये लड़का बिना पिटे नहीं जाना चाहिए। अयान और विशाल भले ही दूसरों की लड़ाई देखने के आदी थे और ऑर्डर मारने में आगे थे, लेकिन जब खुद पर आई तो हवा टाइट हो गई, क्योंकि उन्हें वो दिन याद थे जब समीर ने उनकी धुलाई की थी। अनिरुद्ध, हाथ जो तूने किया है ना, वो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। विनोद, अनन्या को लेकर निकलो, अभी मैं इनसे निपट कर आता हूँ। क्या अनिरुद्ध की इस हरकत ने समीर के अंदर सोए हुए आशिक को जगा दिया था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समीर ने अपनी टेलीस्कोपिक स्टिक को कसकर पकड़ा। उसकी नजर अनिरुद्ध पर थी, जो पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा था, मजे से सिगार पी रहा था। अनन्या को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं थी। लेकिन जैसे ही समीर ने विनोद को अनन्या को ले जाने के लिए कहा, तो अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने अपने सिगार को झटके से फेंका और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। समीर के बच्चे! अनिरुद्ध की रफ्तार चौंकाने वाली थी। वो किसी फाइटर की तरह फ्लेक्सिबल था। वो आसानी से मूव कर गया। 1 सेकंड से भी कम में वो समीर के सामने पहुंचा और उसकी गर्दन पर जोरदार किक मारने वाला था। समीर उसकी तेजी देखकर हैरान रह गया। बचने का वक्त नहीं था। उसने स्टिक आगे कर वार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो अनिरुद्ध की ये किक रोक पाएगा। फिर कुछ अजीब हुआ। अनिरुद्ध का पैर हवा में ही रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी किक वापस खींच ली। तू अपने आप को क्या समझता है समीर के बच्चे? मेरे सामने टिकने लायक भी नहीं है। मैंने तुझे जानबूझकर छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए। मैं बस अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता।
थोड़ा माहौल बनाने के बाद अनिरुद्ध ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, खत्म कर दो इस नमूने को, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अनिरुद्ध का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उसे लगा कि उसने अपना जलवा बिखेर दिया। अपने गुंडों को हुक्म देने के बाद वो पूरे जोर से वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसके गुंडों के चेहरे पर वैसा कॉन्फिडेंस नहीं था जैसा अनिरुद्ध के हिसाब से होना चाहिए। समीर के हाथ में स्टिक देखकर वो गुंडे डर गए थे। कुछ पल के लिए वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही हो। समीर को ये समझ आ गया था कि वो गुंडे उससे डर रहे थे और अब वो इसी बात का फायदा उठाने वाला था। देखो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम लोग चाहो तो अभी भी भाग सकते हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, सोच लो। समीर की बात का असर साफ दिख रहा था। एक एक करके गुंडे वहाँ से भागने लगे, यहाँ तक कि जो जमीन पर दर्द से कराह रहा था वो भी लंगड़ाते हुए किसी तरह बाहर निकल गया। वो अनिरुद्ध से डरते थे, लेकिन शायद समीर की बेखौफ नजर ने उन्हें और ज्यादा डरा दिया था। उन्होंने ज्यादा बेहतर चॉइस ली क्योंकि वो समीर से पिटना नहीं चाहते थे। थू, एक से एक नालायक, किसी काम के नहीं है। लगता है खुद ही हाथ गंदे करने पड़ेंगे। फिर अनिरुद्ध खुद ही आगे बढ़ा, अपने कॉलर को ढीला करते हुए, मानो सच में किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। समीर ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ सिस्टम की दी हुई स्किल्स थी। लेकिन इस समय उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अनन्या के लिए और अपने दोस्त के लिए उसे लड़ना ही होगा, वरना ये गुंडे कभी सुधरेंगे नहीं। समीर आगे बढ़ने ही वाला था कि समीर, मुझे संभालने दो, अनन्या को तुम्हारी जरूरत है। एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। समीर ने देखा विनोद उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो कि तूफान से पहले की शांति हुई। समीर एक पल के लिए झिझका। कुछ दिन पहले तक विनोद मुसीबत से भाग रहा था। क्या वो सच में इतना बदल गया था? लेकिन इस समय वो किसी फाइटर से कम नहीं लग रहा था। समीर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप धीमे से सर हिलाया और पीछे हट गया। थोड़ा अजीब है, लेकिन ठीक है। अगर विनोद इनसे निपटना चाहता है तो अच्छी बात है। वैसे भी सिस्टम को फिलहाल जितना कम यूज करूं उतना अच्छा है, क्योंकि क्या पता चंदानियों के खोटे सिक्के ने सिस्टम में कुछ गड़बड़ी कर दी हो और मेरी स्किल्स ही ठीक से काम ना करें। फिर तो ये लोग मेरा भरता बना देते। आजकल सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो गया है। हो सकता है इसीलिए कि मैंने अभी तक सिस्टम को दिया टास्क पूरा नहीं किया है। खैर, अभी तो मेरे पास रितेश चाचू है ना, वो संभाल लेंगे। समीर ने मन ही मन सारी बातों का अनुमान लगाया और फिर विनोद को चेयर करने लगा। विनोद भाई, इस अनिरुद्ध की चटनी बना देना। अच्छा, तो अब तुम मुझसे लड़ोगे? अच्छा है, आज कोई नहीं बचेगा। और हाँ, तुम दोनों के सामने एक फ्री शो भी होगा, समझे? तो तैयार रहो। अनिरुद्ध जब तक विनोद को ताना मारने में टाइम बर्बाद कर रहा था, उस टाइम का फायदा उठाकर विनोद ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनिरुद्ध पर धावा बोल दिया। वहीं समीर घुटनों के बल अनन्या के पास बैठा, स्टिक को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी नजर विशाल और अयान पर पड़ी, जो दूर खड़े थे और मौका पाते ही दखल देने के लिए तैयार थे। अनन्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। जहर ने पूरी तरह असर कर लिया था। उसका शरीर तपने लगा था। समीर, चुप करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज। अनन्या के कपड़े इधर उधर हो रहे थे, उसकी स्किन तप रही थी, वो बेचैन हो रही थी, जिसे देखकर समीर को बहुत डर लग रहा था। समीर को लगा कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उधर विनोद और अनिरुद्ध के बीच भी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। विशाल, अयान, यहाँ तक कि समीर भी चौंक गया था। विनोद सिर्फ लड़ ही नहीं रहा था, वो हावी हो रहा था। अनिरुद्ध, जो एक ट्रेन्ड फाइटर था, अब तक एक मुक्का भी नहीं मार पाया था, बस विनोद से लात घूंसे खाए ही जा रहा था। अरे, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मेरी मदद करो। अनिरुद्ध की दर्द से भरी आवाज सुन अयान ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी अयान, क्या तुम वाकई में अपनी कोई परवाह नहीं करते? बेवजह क्यों टांग अड़ा रहे हो दूसरे की फाइट में? सोच लो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। समीर को इस वक्त अनन्या का ख्याल रखना था, इसलिए वो इस झगड़े में दखल नहीं दे सकता था। लेकिन जब उसने सुना कि अयान भी इस लड़ाई में कूदने वाला है, तो उसके ये सख्त शब्द सुनकर अयान के कदम वहीं थम गए। ये सब देखकर विशाल, जो समीर को अपना जानी दुश्मन मानता था, अयान को रुकते देख चौंक गया। बोहरा, तुम इस फटीचर की बात सुनोगे? देखो, बात तो सही है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस मामले में मत पड़ो। मैं एक बार भुगत चुका हूँ, अब दोबारा तो बेवकूफी नहीं करूंगा। अयान की बात सुन उसे भी वो दिन याद आ गया जब समीर ने उसकी हड्डियां तोड़वाई थी। बचा अनिरुद्ध, जो अब तक हमेशा दूसरों के भरोसे झगड़े जीतता था, आज अकेला पड़ चुका था। बिना विशाल और अयान की मदद के उसे विनोद के एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। अबे कमीने, तू मेरे चाचा को नहीं जानता। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बे चुप, बहुत बोलता है। विनोद उसे और कुछ नहीं कहने देना चाहता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कोई दया दिखाए अनिरुद्ध की बाह पर अपना पैर रख दिया और उसकी हड्डियां बोलने लगी।
विनोद ने सबको निपटा दिया था। फिर उसने जल्दबाजी में खुद को संभाला और समीर के पास पहुंचकर अनन्या को सहारा दिया। रात का टाइम था और ये जगह वीरान हो चुकी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पास खुद की कार थी, वरना इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल होता। विनोद, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचो, अनन्या की हालत बिगड़ रही है। इतनी देर हो चुकी थी कि विनोद ने रेड लाइट ग्रीन लाइट की परवाह किए बिना बस सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्पीड को 140 से नीचे नहीं गिरने दिया। 10 मिनट के भीतर वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जैसे ही समीर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, पूरा मेडिकल स्टाफ अलर्ट हो गया। इतनी देर में अनन्या के शरीर में जहर पूरी तरह से खून में मिल चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे बचाने का ब्लड एक्सचेंज। लेकिन तभी एक और दिक्कत आई। टेस्टिंग में पता चला कि अनन्या का ब्लड ग्रुप रेयर RH नेगेटिव था। हमें तुरंत RH नेगेटिव ब्लड चाहिए। मेरा खून लीजिए। समीर बिना सोचे ऑपरेशन टेबल पर लेट गया। 600 सीसी से ज्यादा खून निकाले जाने के बाद भी वो दोबारा ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद अस्पताल ने ब्लड बैंक से ब्लड मंगवा लिया। जैसे ही ट्रांसफर पूरा हुआ, समीर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब अनन्या को होश आया, उसने समीर को इस कमजोर हालत में देखा तो वो गुस्सा हो गई। समीर, तुम पागल हो क्या? ये ब्लड एक्सचेंज था, ट्रांसफ्यूजन नहीं। तुम्हारे पास कितना खून है जो खुद को ऐसे खतरे में डाल दिया? रात भर अनन्या समीर के बेड के पास बैठी रही। 7 घंटे तक वो एक पल के लिए भी नहीं हिली, न ही उसने अपनी आंखें झपकाई। अगले दिन दोपहर के 2 बज चुके थे जब समीर को होश आया। अभी भी वो कमजोर था लेकिन स्टेबल था। उसे होश आते ही अनन्या खुशी से उससे लिपट गई। तुम ठीक हो समीर? मैं बहुत डर गई थी। मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? कल तो मेरी जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। वैसे उस अनिरुद्ध का क्या हुआ? कल रात की घटना ने समीर के दिल में अनिरुद्ध के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। उसकी वजह से अनन्या की जान जाते जाते बची। सब कुछ सेट है। उसकी कंपनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अनन्या से बात करते करते समीर फिर से बेहोश हो गया। लेकिन इस बार अनन्या को टेंशन नहीं थी, बल्कि वो खुश थी ये जानकर कि समीर उसकी कितनी परवाह करता था। दस 12 साल की कड़ी मेहनत और कठिनाइयों ने समीर के शरीर को एक मजबूत ढाल बना दिया था। लेकिन कम समय में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से वो बेहोश हो गया। फिर भी वो पूरी तरह से टूटा नहीं था। महज 24 घंटे से भी कम की हल्की नींद और एक भरपेट डिनर के बाद समीर दोबारा ताकत से भर चुका था। समीर को इस बात की चिंता थी कि कहीं पिंकी को उसकी बेहोशी के बारे में पता न चल जाए, इसलिए उसने अपना हुलिया ठीक किया, चेहरे की थकान छिपाई और फिर उसके वार्ड की ओर कदम बढ़ाया। 24 घंटे हो गए थे और वो उससे मिला भी नहीं था, इसलिए उसका पिंकी से मिलना बहुत जरूरी था। भैया, इतनी देर लगा दी मिलने में, क्या आपको अपनी बहन से जरा भी प्यार नहीं है? छोटी बच्ची गुस्से में थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जो बिना बात के झगड़ा करे। थोड़ी ही देर में जब समीर ने उसे मनाया तो उसका मूड भी ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद का समय धीरे धीरे बीत चुका था और पिंकी की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। वो अब खुद से उठकर बैठने और हल्के हल्के चलने की कोशिश कर रही थी। अरे वाह पिंकी, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, आज तो बहुत क्यूट लग रही है। अपनी बहन की सेहत में इतनी तेजी से सुधार देखकर समीर बहुत खुश था। पूरे टाइम अनन्या उसके साथ खड़ी थी, समीर की हर एक्टिविटी को देख रही थी। जैसे ही समीर कुर्सी पर बैठा, उसका शरीर हल्का कांपने लगा। अनन्या ने पीछे से धीरे से उसके पीठ में कोहनी चुभाई और धीरे से बोली, समीर, तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी खुद को झूठ मूठ में स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए समीर। मैं ठीक हूँ अनन्या। पिंकी, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। मुझे प्रोजेक्ट का काम अभी बाकी है, मैं फिर मिलने आऊंगा। अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय अनन्या दी। बाय प्रिटी गर्ल, हम जल्दी आएंगे। पिंकी से मिलने के बाद समीर अनन्या के साथ अस्पताल से बाहर आया तो एक हवा का झोंका आकर सीधे समीर से टकराया। तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो एक नई शुरुआत कर रहा हो, या शायद जैसे ही वो अपनी बहन से दूर हुआ तो उसका पूरा मन मिजाज ही बदल गया। अनन्या जो चुपचाप उसके साथ चल रही थी, वो भी इस बदलाव को महसूस कर पा रही थी। तभी समीर अचानक रुक गया और अनन्या हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर इस लड़के के मन में क्या चल रहा है। तभी समीर ने फट से अपना फोन निकाला और हेलो चाचू, मेरे पास जो बॉडीगार्ड अपने रखवाए थे, प्लीज उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए। मैं उन्हें गार्ड करने से मना कर दूंगा क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इससे पहले कि चाचू और कुछ पूछते, समीर ने अपनी बात पूरी होते ही फोन काट दिया। फिर उसने तुरंत दूसरा नंबर मिलाया, ठाकुर साहब का। लेकिन पूरा 1 मिनट बीत चुका था, लेकिन फोन अब तक नहीं उठा था। समीर का पेशेंस अब टूटने की कगार पर था जब उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच रहा था। तभी आखिरकार फोन कनेक्ट हुआ। क्या बात है, खाते टाइम डिस्टर्ब करना जरूरी है?
जब देखो तब डिस्टर्ब करता रहता है, पागल लड़का। फोन कट चुका था और वो आवाज ठाकुर साहब की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी जिसने समीर से बहुत बदतमीजी से बात की थी। समीर को इस वक्त पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझ गया था कि वो ठाकुर साहब की बेटी ही थी। समीर जानता था कि ठाकुर साहब ने पहले ही बता दिया कि उनकी बेटी नक चढ़ी है, और वो तो सबने देखा ही था कि वो विनोद को लाइसेंस देने आई थी। खैर, महज 10 सेकंड बीते होंगे कि समीर का फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये दूसरी बार है आपकी बेटी ने मुझे पागल कहा। आखिर उसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? छोटे माली, मैं छोटी की तरफ से माफी मांगता हूँ, बस वो थोड़ी जिद्दी है। खैर बताइए, कैसे कॉल किया था, क्या काम है? सबसे पहले तो थैंक यू और सॉरी, मैं शायद ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। हाँ, काम ये है कि आपको 1 घंटे के अंदर सनलाइट ग्रुप के सारे गैरकानूनी धंधे के सबूत इकट्ठे करने हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई और तरीका निकालिए, मगर प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए। मैं स्ट्रीट बिल्डिंग में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ आकर मिलिए। समझिए, काम हो गया छोटे मालिक। समीर ने सोचा कि अनिरुद्ध सिंह जैसे बेईमान लोगों से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका था। अब समीर कार चला रहा था और अनन्या चुपचाप उसके बगल में बैठी थी। वो उसे देख रही थी जैसे कि वो कोई अजनबी हो। आज का समीर उसे बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन ये अजनबीपन उसे और भी दिलचस्प लग रहा था। अस्पताल से स्टारलाइट बिल्डिंग तक का सफर छोटा नहीं था। रास्ते में चक्कर आने की वजह से समीर फिर से सो गया। जब वो जागा तो देखा कि कार काफी देर से बिल्डिंग के पास खड़ी थी। वहीं कुछ लड़के डॉक्यूमेंट से भरे बैग लिए धूप में खड़े थे। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ग्रेट। कार की खिड़की से उसने ठाकुर साहब को देखा और साथ में एक लड़की भी थी। अरे, ये तो वही नकचढ़ी लड़की है, ठाकुर साहब की बेटी। समीर अपने कार के अंदर से ही देख रहा था। ठाकुर साहब अपनी कार से उतरे और अब वो डॉक्यूमेंट्स का बैग उनके हाथ में था और उनके साथ वो लड़की भी थी और दोनों समीर की तरफ ही आ रहे थे। छोटे मालिक, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर क्यों आया हूँ। असल में आजकल मैं फैमिली वेकेशन पर हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपके दादाजी और चंदानी फैमिली की सेवा में नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को भी मेरा टाइम चाहिए, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है। मेरी बेटी थोड़ी नकचढ़ी है, लेकिन वो बस अपना सारा टाइम मेरे साथ बिताना चाहती है, इसलिए आपको परेशान कर दिया। ठाकुर साहब, सब ठीक तो है, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आप ही वो इंसान है जो मेरे पास सबसे पहले आए थे चंदानी इसका फरमान लेकर। लेकिन सच कहूँ तो वो फैमिली से बाहर जितनी बेजोड़ लगती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। छोटे मालिक, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपका काम करूंगा। मैंने उस परिवार का नमक खाया है, और आप चाहो ना चाहो लेकिन उसी परिवार का हिस्सा हो, और धीरे धीरे आप अपना रास्ता भी खुद ही बना लोगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें और साजिशें क्यों ना। डॉक्यूमेंट्स के लिए थैंक यू। आप एक काम करिए, अपने आदमियों को लीजिए और सनलाइट ग्रुप के ऑफिस के नीचे मेरा इंतजार करिए। और मैं आपकी बेटी से कहना चाहता हूँ कि मैं उसके डैड को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस कभी कभी। जैसे ही ठाकुर साहब और उनके लोग वहाँ से हटे, समीर थोड़ी देर के लिए ठाकुर साहब की कही बातों को सोचने लगा। आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस परिवार में जो इतना सीक्रेट है, और उसको अपने ही घर में जाने के लिए इतने एग्जाम्स क्यों देने हैं, और क्यों ही गेम खेलना है? क्या उसके पापा को बाकी के रिलेटिव्स पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कार क्रैश? नहीं, समीर ने अपना ध्यान इन बातों से हटाया और वापस से अपना मूड ठीक किया। समीर, तुम क्या एक्टर हो? हमेशा अपने फेस के एक्सप्रेशन ही बदलते रहते हो, कभी ठंडा तो कभी गर्म तो कभी नरम। सच में तुम ना एलियन हो। तुम्हारे लिए तो मैं एलियन क्या, कुछ भी बनने को तैयार हूँ अनन्या। तुम जब एक बार मुस्कुरा देती हो ना, मेरा दिल पिघल जाता है, कसम से। अनन्या जानती थी कि समीर का ये बदला अंदाज कल पायनियर बिल्डिंग में हुए हादसे की वजह से निकल कर आया था। भले ही किसी ने उनके रिश्ते को नाम ना दिया हो, लेकिन दोनों के बीच एक केमिस्ट्री तो थी और केयर भी। वो दोनों एक दूसरे को खोने का एहसास कर चुके थे, जो उन्हें और पास ले आया। लेकिन समीर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अनिरुद्ध ने जो अनन्या को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, और अब उसे इसके अंजाम तो भुगतने होंगे। दूसरी तरफ सनलाइट ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में घायल और टूटा फूटा अनिरुद्ध गुस्से में पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें दुख नहीं होता? मुझे उसका सिर चाहिए, वो सब मरने चाहिए। मुझे उन तीनों को मिटा देना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उसके सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो आराम से अपनी सिगार पी रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक हॉट सेक्रेटरी अंदर आई। उसने कमर मटकाते हुए उस आदमी के पास जाकर धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी बॉस, लंच का टाइम हो गया है। अनिरुद्ध ने जब उस सेक्रेटरी की आवाज सुनी तो आंखें उठाकर देखा तो उसकी आंखें सेक्रेटरी पर जाकर अटक गई, जैसे कोई भूखा आदमी स्वादिष्ट खाने को देख रहा हो। मत भूलो कि तुम एक मर्द हो, अपनी परेशानियां खुद संभालो। जब तक तुम किसी की जान नहीं लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो सेक्रेटरी के कंधे पर हाथ रखकर बाहर चला गया। दरवाजे पर रुककर उसने एक बार फिर अनिरुद्ध को देखा, जो गुस्से में तमतमा रहा था। अनिरुद्ध बेटे, खेल जम कर खेलना। आखिर कौन था ये आदमी
और किस खेल की बात कर रहा था। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अजीब है, यहाँ मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ वो बता रहा हूँ, और मेरे बाप को खेल की पड़ी है, जमकर खेलना। हाँ? अनिरुद्ध पहले से ही बहुत गुस्से में थे। विनोद से पिटने के बाद उसकी शरीर की एक एक हड्डी दर्द से चीख रही थी और ऊपर से उसके डैड भी अपनी मस्ती में थे। अपने शौक पूरे करने के लिए फिर वो भी एंटरटेनमेंट क्लब पहुंच गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीचे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। इधर ठाकुर साहब, जिनको समीर ने सनलाइट ग्रुप के बिल्डिंग के नीचे रुकने को कहा था, वो वहाँ खड़े होकर अनिरुद्ध पर नजर रख रहे थे। जैसे ही अनिरुद्ध कंपनी से बाहर निकला, उन्होंने अपने आदमियों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया ताकि जरूरत पड़ने पर समीर को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। हेलो छोटे मालिक, अनिरुद्ध अचानक कंपनी से बाहर गया है। मैंने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जब ठाकुर साहब के आदमी अनिरुद्ध का पीछा करने निकल गए तो उन्होंने तुरंत समीर को फोन करके सारी जानकारी दे दी। इस बीच समीर, अनन्या और विनोद स्टारलाइट बिल्डिंग में अनन्या के ऑफिस के आमने सामने बैठे थे। सुनो, तुम दोनों बस कंपनी की प्लानिंग और हमारी पूल वाली प्रॉपर्टी की तैयारी पर ध्यान दो। मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अनन्या और विनोद को डर था कि कहीं समीर फिर से किसी मुसीबत में ना आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। अगर अनिरुद्ध कोई गैर कानूनी हरकत करता तो इस हालत में समीर के पास बचाव करने की ताकत नहीं थी। आखिरकार समीर ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में अकेले ही आगे बढ़ेगा और वो दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। अपने चाचा रितेश चंदानी द्वारा किए गए नंबर से कांटेक्ट कर समीर ने 4 बॉडीगार्ड्स को हायर कर लिया था। भले ही वो अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो सब कहीं आसपास ही मौजूद होंगे। मुझे लगा था कि अब बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इस हालत में कोई रिस्क नहीं ले सकता। थैंक गॉड कि मैंने चाचू से नंबर ले लिया था। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये 3 साल वाला चैलेंज ही मुझे चंदानी एम्पायर को हासिल करने के और करीब ले जा सकता है, और फिर मुझे अंदर जाके सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आज ये काम जरूरी है। अनन्या और विनोद ने आखिरकार उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन एक शर्त रखी, वो ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन नीचे रुककर उसका इंतजार करेंगे। अगर उसे जरा भी खतरा महसूस हुआ तो उसे तुरंत कॉल करके बताना होगा। सभी तैयारियों के बाद समीर, अनन्या और विनोद सनलाइट ग्रुप की ओर निकल पड़े। इस दौरान जब वो रास्ते में थे, अनिरुद्ध पहले ही एंटरटेनमेंट क्लब पहुंच चुका था। अनिरुद्ध आराम से एक सोफे पर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और सामने बैठे लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसकी टेबल पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। अनिरुद्ध भाई, बताइए हमें क्या करना है, किसकी खाल उधेड़नी है? वो आदमी जिसकी बाजुओं पर ड्रैगन का टैटू बना हुआ था, अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार वहाँ मौजूद लड़कियों की ओर भी जा रही थी जो उनके लिए परफॉर्म कर रही थी। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन अभी वो कुछ कहने की सिचुएशन में नहीं था। उसने एक बार मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया और उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल थी, जैसे वो इस वक्त बार में नहीं स्वर्ग में बैठा हो। उसके सामने बैठा वो ड्रैगन टैटू वाला आदमी मन ही मन अनिरुद्ध को कोस रहा था। मुझे बस पैसे चाहिए, अगर इसने इतना पैसा ना दिया होता तो मैं इसकी मदद करता भी नहीं। ये साला लालची तो है ही, साथ ही ठरकी भी, वो भी मुझसे बड़ा वाला। बाहर से हाँ में हाँ मिलाते हुए ड्रैगन टैटू वाला आदमी चुपचाप बॉक्स से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसने गुस्से में ऊपर के कमरे में जाकर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि वो अनिरुद्ध को दिए वादे को नहीं भूला था। आखिर हर बार की तरह उसे भी इस गंदे काम का भरपूर इनाम मिलने वाला था। कमरे में जाने से पहले ड्रैगन टैटू वाले आदमी को अनिरुद्ध ने बता दिया था कि उसे क्या करना है, जिसके बाद उसके 10 आदमी अलग अलग जगह तैनात हो गए। सुनो, काम ध्यान से होना चाहिए, अगर हमें बुलाया गया है तो जरूर टारगेट टेढ़ा ही होगा। इन जैसे लोगों के पास अपने ही तरीके से जानकारी निकालने के साधन होते हैं। भले ही उन्हें नहीं पता था कि जिन्हें पकड़ना है वो कैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन्होंने अनन्या, समीर और विनोद के नाम ढूंढ निकाले। हालांकि फिलहाल उन्हें अनन्या, समीर और विनोद के ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन उनकी जानकारी पाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। इस बीच समीर की कार सनलाइट ग्रुप के बाहर आकर रुकी। अब जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो तुम दोनों यहीं रुको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे पीछे कोई चालाकी नहीं, सब सेट है। जैसे ही कार रुकी, समीर ने अपनी सारी जानकारी इकट्ठा की और बिना किसी हिचकिचाहट के कार से बाहर निकल आया। जब उसने देखा कि अनन्या और विनोद भी कार से बाहर आ रहे थे, तो वो जल्दी से पलटा और उन्हें रोकने के लिए बोल पड़ा, लेकिन बिना उनके रिएक्शन का इंतजार किए वो सीधा कंपनी के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर समीर ने बहाना बनाया, मैं वाइस प्रेसिडेंट अनिरुद्ध का क्लासमेट हूँ, उन्होंने मुझे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भेजा है। शायद अक्सर लोग इसी तरह अनिरुद्ध से मिलने आते होंगे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा और उसने उसे सीधा ऊपर जाने दिया। लेकिन समीर का असली मकसद अनिरुद्ध से मिलने का नहीं था।
वो तो सनलाइट ग्रुप के असली मालिक से मिलकर सीधे बात करना चाहता था। समीर को अंदाजा था कि कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के ऑफिस आमतौर पर टॉप फ्लोर पर होते हैं। जल्द ही उसे प्रेसिडेंट ऑफिस का बोर्ड दिख गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। समीर को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे समझ आ गया कि अंदर क्या हो रहा था। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और अपने फोन का कैमरा अंदर घुसा दिया। 3 मिनट बाद वो आवाजें थम गई। समीर ने जल्दी से फोन वापस निकाला, उसे जेब में रखा और बिना किसी हड़बड़ाहट के दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। बूढ़े शेर की ताकत तो दिख रही है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट। लगता है आपको अब कुछ दवाइयों की जरूरत है। कमरे में बैठे दोनों लोग इस समय किसी के यूं अचानक और बदतमीजी से अंदर आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे समीर को देखकर घबरा गए। फिर अनिरुद्ध के डैड गुस्से में आ गए समीर की इस हरकत से। तुम कौन हो और मेरे केबिन में से घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के? रिलैक्स अंकल, मैं आपके बेटे के बिजनेस स्कूल का क्लासमेट हूँ। मेरा नाम समीर है, शायद आप मुझे जानते होंगे। तुम चाहे कोई भी हो, पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? अभी के अभी निकलो यहाँ से। जहाँ अनिरुद्ध के डैड गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, वहीं समीर बिल्कुल शांत दिख रहा था। वो आराम से आगे बढ़ा, सोफे के पास गया और खुद के लिए चाय निकालकर धीरे धीरे पीने लगा। वो चाय पीने का शौकीन नहीं था, वो तो बस मजे ले रहा था। अनिरुद्ध के डैड को उसकी ये हरकत देखकर और चिढ़ होने लगी। शायद समीर उन्हें उकसाने की ही कोशिश कर रहा था। गुस्सा मत कीजिए, इतनी एक्सरसाइज के बाद गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हार्ट बीट तेज हो सकती है। आराम से बैठिए, चाय पीजिए। समीर का इतना शांत बिहेवियर देख अनिरुद्ध के डैड थोड़ा बेचैन हो रहे थे। फिर भी उन्होंने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा ताकि वो समीर को ऑब्जर्व कर सके। उनका ध्यान चाय पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि समीर यहाँ क्यों आया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? समीर ने अपनी चाय खत्म करने के बाद चुपचाप बिना कोई जल्दबाजी दिखाए एक फाइल बैग निकाला और अनिरुद्ध के डैड की तरफ बढ़ा दिया। अनिरुद्ध के डैड ने शक भरी निगाहों से फाइल खोली। जैसे जैसे वो एक एक पेज पलटते गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम आखिर हो कौन? अनिरुद्ध के डैड इस वक्त थोड़ी सख्ती में आ गए थे। बड़े बिजनेस में दामन साफ रखना आसान नहीं होता। जब तक बिजनेस छोटा होता है, चीजें संभालना आसान रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग खुद ही शॉर्टकट लेने लगते हैं, जैसे अनिरुद्ध के डैड ने किया था। समीर के पास जो फाइल थी, वो बस कोई कागजात नहीं थे। उसमें सनलाइट ग्रुप की सारी गड़बड़ियों के सबूत थे, वही सबूत जो उसने पहले से इकट्ठा करवा रखे थे। अनिरुद्ध के डैड ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटकी और तिरछी नजरों से समीर को घूरने लगा। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? किसके आदमी हो तुम? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर तुमने अनिरुद्ध को इन सब गुनाहों की जिम्मेदारी लेकर सरेंडर करने को नहीं कहा, तो तुम्हारा पूरा सनलाइट ग्रुप तबाह हो जाएगा। सोच लो। समीर अपनी बात बोलकर उठ गया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और अनिरुद्ध के डैड को जोर का झटका दे गया। समीर ने तले पर पड़ी उस फाइल को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो इससे भी ज्यादा डिटेल में सबूत ला सकता था। वो अमीरों के खेल अब अच्छे से खेलना सीख गया था। अरे मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर क्या गया? यहाँ तो कोहराम मचा हुआ है। जब समीर सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि 4 बॉडीगार्ड्स ने करीब 20 गुंडों को घेरा हुआ था। उसके चाचा के वफादार लोग भी वहां मौजूद थे, जो इन गुंडों पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही अनन्या और विनोद ने समीर को सही सलामत देखा, वो दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। समीर, तुम ठीक हो? तुम्हें उन लोगों ने मारा तो नहीं ना? रुको, मैं चेक करता हूँ। ये ऐसे तो बताएगा नहीं। विनोद तुरंत आगे बढ़कर समीर को इधर उधर देखने लगा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है, और फिर अनन्या ने समीर को पीछे हुई सारी बात बताई। समीर के ऊपर जाने के बाद वो दोनों कार में बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद बोरियत के चलते वो बाहर टहलने लगे। तभी अचानक एक वैन उनके पास आकर रुकी। कुछ गुंडे उतरे और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनन्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो खुद को बचाने में माहिर थी। एक ही झटके में उसने 2 गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। अरे वाह अनन्या, तुम तो झांसी की रानी निकली। हाँ सच में समीर भाई, जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी जोश आ गया और फिर मैंने भी उन गुंडों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन मैं झांसी की रानी की बराबरी कहाँ ही कर पाता। साले 2 मुस्टंडों ने मुझे पकड़ लिया। नीचे गुंडे बहुत ज्यादा थे और उन्हें लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तभी 4 काले कपड़े पहने मर्द अचानक पता नहीं कहां से आ गए और एक पल में ही उन 20 गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। ये चारों समीर के चाचा के भेजे गए बॉडीगार्ड्स थे। गुंडों से पूछताछ करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। समीर के बॉडीगार्ड्स इतने खतरनाक थे कि उन्होंने बिना ज्यादा दबाव डाले ही कबूल करवा लिया कि ये सब ड्रैगन भाई के कहने पर किया गया था। लेकिन ड्रैगन भाई को ये काम किसने सौंपा, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन गुंडों के सामने बैठ गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था।
तुम लोग सिर्फ किसी और के कहने पर काम कर रहे थे, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम्हारा काम हमें वहां ले जाना था, तो ठीक है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। गुंडों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे एक दूसरे को देखने लगे। फिर समीर ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, अरे माफ करना, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे सीधे ड्रैगन भाई के पास ले चलो, कर सकते हो ना? नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? खुद मौत के मुंह में क्यों जाना चाहते हो तुम? नहीं, तुम नहीं जाओगे। हाँ भाई, वहाँ कुछ भी हो सकता है, मत जाओ। गुंडों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वैसे भी समीर को ड्रैगन भाई के पास ले जाने से बेहतर क्या हो सकता था। हालांकि अनन्या और विनोद इससे खुश नहीं थे, लेकिन समीर का रुख इतना ठंडा था कि उनकी नानुकुर का कोई असर नहीं पड़ा। बिना किसी जोखिम के समीर को अकेले भेजना नामुमकिन था। उसके चारों बॉडीगार्ड्स ने 4 गुंडों के कपड़े पहने और उसी गिरोह में घुल मिल गए, और इस तरह समीर को 4 गुंडों ने पकड़कर वैन में डाल दिया। अनन्या और विनोद दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि समीर इतना बदल चुका है। तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। इंपीरियल एंटरटेनमेंट सिटी, नाम जितना पुराना, सजावट आलीशान, लेकिन समीर को ये जगह बेहद घिनौनी लगी। अगर वो इस ड्रैगन भाई से मिलना ना चाहता तो शायद कभी यहाँ कदम भी ना रखता। ड्रैगन भाई, हम एक को तो पकड़ लाए हैं, बाकी 2 हाथ नहीं आए। एक बड़ा सा आदमी जिसके सर पर ड्रैगन का टैटू था, ऊपर बालकनी से नीचे देख रहा था। जब उसने अपने आदमियों को देखा तो उसको जैसे सुकून मिला। एक मिल गया तो काफी है, इसे टेबल नंबर 222 में ले जाओ और अनिरुद्ध सिंह के हवाले कर दो। अब वो ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुंडों ने सर हिलाया और समीर को घसीटते हुए एक हल्की रोशनी वाले कमरे में ले गए। कमरा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन माहौल शोरगुल वाला। एक आदमी सोफे पर बैठा था। उसके आसपास कुछ लड़कियां थी जो खूब सज धज कर बैठी थी। समीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया कि वो उसे कसकर पकड़े रहे ताकि किसी को शक न हो। उसने सर झुका लिया और ऐसे दिखाया जैसे उसे बहुत मारा गया हो, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने उसे फौरन पहचान लिया। वो झटके से उठा, अपनी गोद में बैठी लड़की को हटाया और तेजी से समीर की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराया। ओ, देखो तो, ये हमारे समीर बाबू हैं। कैसे मार खा के आया है। और हाँ, मैं भूल गया, तुम्हें इन गुंडों ने इतना मारा कि अब बोल भी नहीं सकते, है ना? लेकिन समीर को उसकी बातों से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देख अनिरुद्ध अचानक गुस्सा निकालते हुए चिल्लाया, मैंने कहा था कि इसे हाथ मत लगाना। इसे सही सलामत लाने के लिए कहा था। तुम लोग मेरी बात सुनते भी हो या नहीं? ये मेरा शिकार है, इसे मैं छलनी करूंगा। सारी चोट मैं दूंगा, मैं। उसकी ये चिल्लाहट सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। वो बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन समीर अब भी शांत था। वो यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया था, अपने असली दुश्मन को सामने लाने के लिए, और अब वो उस दुश्मन के बहुत करीब था। लाइट से जगमगाती उस रात में समीर और उसके साथियों का सामना एक ऐसे मोड़ से होने वाला था जहाँ ताकत और साजिश की लड़ाई लड़ी जाने वाली थी। तुम बच कैसे सकते हो? मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बहुत हो गया तुम्हारा। अनिरुद्ध का गुस्सा अब उबल पड़ा। उसने समीर पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आधे रास्ते में पहुंचा, किसी ने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द से उसे नानी दादी पूरा खानदान याद आ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे छोड़ो। समीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और अनिरुद्ध को छोड़ने को कहा। फिर उसने उन लड़कियों को भी वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जो वहाँ अपने रंगीन कपड़ों में खड़ी थी। यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, सब बाहर निकलो अभी। जैसे ही लड़कियां बाहर निकली, क्लब में दूर बैठा ड्रैगन भाई समझ गया कि अब वहाँ जाने का वक्त है। टेबल नंबर 222 में कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। वो कुछ साथियों को लेकर टेबल की ओर दौड़ पड़ा। क्लब की कमाई का बड़ा हिस्सा अनिरुद्ध की वजह से ही आता था, और अगर उसके साथ कुछ होता तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। अरे यहाँ तो सब ठीक ही लग रहा है, मुझे लगा कोई मुसीबत है, मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पकड़कर बाहर निकलना चाहा, वो एक जोरदार धक्के से वापस कमरे के अंदर सोफे से जा टकराया। अनिरुद्ध भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये जगह मेरी है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारे लोग हैं? तुम कौन हो? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनिरुद्ध की ओर देखा और एक आखिरी वार्निंग दी। अनिरुद्ध, अनन्या कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे तुम अपनी प्रॉपर्टी समझ सको। तुमने जो घटिया हरकत की उसके साथ, उसकी वजह से वो मर भी सकती थी। अगर आगे से कभी भी उसे आंख उठाकर देखा ना, तो मैं 2 बार नहीं सोचूंगा तुम्हारी आंखें फोड़ने में। फिर समीर वहाँ से निकल गया। अनिरुद्ध अपने मन में बदले की आग लिए बस उसे देखता ही रह गया और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध के डैड को जब ये सब पता चला तो उन्होंने फौरन समीर से कांटेक्ट किया। देखिए, मेरे बेटे से गलती हुई है, मैं वादा करता हूँ कि वो अब अनन्या को परेशान नहीं करेगा। बस उसे जेल मत भेजिए। ठीक है, लेकिन जो कहा था वो याद रहे, एक गलती और जेल की हवा। समझा देना अपने बेटे को। समीर कोई बेरहम इंसान नहीं था। उसका मकसद बस इतना था कि अनन्या को परेशान करना बंद हो। उसने अभी वो सबूत अपने पास रखे थे, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया।
लंच ब्रेक के दौरान समीर, अनन्या और उसके दोस्त विनोद बिजनेस स्कूल में घूम रहे थे। धूप हल्की सुनहरी थी, माहौल हल्का और सब खुश थे। सब कुछ अब नॉर्मल था और तीनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे और कुछ नहीं। जो विनोद को पसंद नहीं आ रहा था, वो पता नहीं कब से ये प्लान कर रहा था कि दो लव बर्ड्स मतलब समीर और अनन्या को और करीब लेकर आए, लेकिन अभी तक कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती थी। आखिरी बार उसने कुछ ऐसा सोचा था तो सबकी जान खतरे में आ गई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो इस बार पक्का कुछ तो करेगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। लेकिन क्या करूं तो क्या करूं? कुछ तो ऐसा होगा जो इन दोनों को और करीब ला सके। सोच विनोद, सोच, जल्दी सोच। यस, मिल गया आइडिया। सरप्राइज डेट। क्या विनोद का ये प्लान कामयाब होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हेलो, हाँ मैंने एक सरप्राइज डेट प्लान किया है समीर और अनन्या के लिए, लव पैराडाइज लाउंज में। हाँ आज शाम को। मैंने और भी लोगों को इनविटेशन भेज दिया है, तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी डिटेल्स भेज दिया है। तो ये ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये आया बस यही सोचने की बात है। जोया, लगता है तुम्हें मेरी टांग खींचने में मजा आता है। अब क्या कर सकते हैं, तुमने उस विशाल के अलावा कभी किसी समझदार बंदे के साथ टाइम स्पेंड ही किया कहाँ है? कभी फुर्सत मिले तो एक नजर। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर आई लेट्स डू दिस। विनोद ने पार्टी के लिए मास्क थीम चुना था। उसने कॉलेज के सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया था और पूरा लाउंज बुक कर लिया था। समीर और अनन्या के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें पता था कि किसी पार्टी में जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पार्टी एक ही है। असल में विनोद ने समीर को बॉयज नाइट आउट और जोया ने अनन्या को गर्ल्स नाइट आउट के लिए मना लिया था। शाम को 7 बजे समीर विनोद के साथ वेन्यू पर पहुंचा और अनन्या जोया के साथ। पार्टी में डिस्को लाइट्स चल रही थी और रोमांटिक गाने बज रहे थे, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। सबने पार्टी में मास्क पहना था। समीर ने ब्लैक सूट पहना था, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, और अनन्या ने पीच कलर का एक खूबसूरत गाउन पहना था जिसमें वो बिल्कुल परी लग रही थी। लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। क्या हुआ समीर भाई, ये जगह पसंद नहीं आई? विनोद, तुमने तो कहा था कि बॉयज नाइट आउट है, लेकिन ये जगह तो लवर्स स्पॉट लग रहा है और नाम भी लव पैराडाइज है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। और वैसे भी इतने टाइम तुम या तो कोई बिजनेस डील कर रहे होते हो या तो किसी मुसीबत से डील, और तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी, तो सोचा क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। चलो पार्टी एक्सप्लोर करते हैं। विनोद ने समीर को अपनी बातों में घुमा दिया और समीर ने भी ज्यादा माइंड नहीं किया और पार्टी एंजॉय करने लगा, क्योंकि वो सच में इतना सब डील करते करते थक गया। तो सोचा क्यों ना एक रात के लिए ये सब भूल जाए और बस एंजॉय करे। और एक ऐसा ही हाल दूसरी तरफ भी था, जहां अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों लव पैराडाइज क्यों आए हैं। जोया, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसे प्लेसेस पर नहीं जाती। हम तो स्लीप ओवर करने वाले थे, तो तूने अचानक प्लान बदल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसे किसी कपल पार्टी में आने वाले थे। सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अरे अनन्या बेब्स चिल। तू ना, एक तो तूने बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया है, और जब से तूने नए दोस्त बनाए हैं मुझे भूल ही गई। देख अब जो भी है, हूँ तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड ही ना, तो बस मेरा मन था कि हम कहीं बाहर आए, और फिर मुझे पता चला कि ये वाली पार्टी ना कुछ अलग है, तो बस आ गए। अब आ ही गए हैं तो चल ना पार्टी एंजॉय करते हैं। इतनी सुंदर ड्रेस पहनी हम दोनों ने, कुछ तो मजे करना। ठीक है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक्स नहीं, वरना अगर तू टल्ली हुई तो मैं नहीं ले जा रही तुझे घर। तेरी कसम नहीं करूँगी। अब चले। लाउंज में घूमते घूमते विनोद ने मौका देखकर जोया को मैसेज किया और उसे लाउंज के बीच में अनन्या को लाने के लिए कहा। जोया ने वैसा ही किया। विनोद और जोया जानबूझकर आपस में टकरा गए, जैसा कि प्लान किया था। जोया तुम? विनोद तुम? जैसे वो दोनों सामने आए, उनके मुंह से एक दूसरे का नाम सुनते ही समीर और अनन्या ने भी एक दूसरे को देख लिया और देखते ही रह गए, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे नहीं देखा था। इस पल उन दोनों की नजरें एक दूसरे पर लैला मजनू की तरह ठहरी हुई थी, जैसे कोई रोमांटिक मूवी का बारिश वाला किस। विनोद और जोया ने भी ये सीन देखा और खुश होकर एक दूसरे को आंख मारी, मानो जैसे कह रहे हों कि प्लान सक्सेसफुल। फिर विनोद ने समीर को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला, भाई सिर्फ देखता ही रहेगा कि तारीफ भी करेगा? हाय अनन्या, आज तुम प्रेटी लग रही हो। इस बीच जोया ने भी अनन्या को छेड़ते हुए धीमे से कहा, ओह मैडम, यूं ही बाल ठीक करती रहोगी और समीर को देखकर स्माइल भी करोगी? वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। समीर और अनन्या एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे, तो विनोद और जोया ने सोचा कि थोड़ी और मस्ती की जाए। जोया ने तेज आवाज में समीर को सुनाते हुए अनन्या से कहा, हाँ वैसे भी अनन्या, आज तो तुमने किसी स्पेशल के लिए इस पार्टी में इतनी गॉर्जियस ड्रेस पहनी है, बाल संवार रही हो, इतना रेडी हुई हो। चलो समीर से ही कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो मेहनत सफल हुई ना।
जोया की इस बात ने अनन्या को एकदम शर्म से लाल कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, समीर ने तुरंत जलते हुए बोला, स्पेशल? कौन स्पेशल अनन्या? हाँ अनन्या, कौन स्पेशल? समीर भी जानना चाहता है। अनन्या समीर के फेस पर जलन साफ साफ देख पा रही थी और उसे ये सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन आज की रात वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसके साथ रोमांस करना चाहती थी। अब समीर ने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वही स्पेशल हुआ ना। वाह क्या बात है। तो आज रात के हीरो हैं हमारे समीर भाई। वैसे लग भी रहे हो जो यहाँ किसी का दिल जीतने आया है, और शायद अपने दिल की बात बताने भी। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो विनोद भाई? चलते हैं कुछ खाते हैं। अनन्या तुम कुछ लोगी? समीर और अनन्या की इस बातचीत, इशारों और मस्ती के बीच डीजे का अनाउंसमेंट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका लव पैराडाइज में। जैसा कि नाम है, आज हम कुछ काम भी वैसा करने वाले हैं, यानी कि लव गेम्स। और ये गेम्स चूज करेंगे हमारे गेस्ट। तो क्या आप लोग रेडी हैं गेम्स खेलने के लिए? यस! फिर सारे लोग गेम वाले एरिया में चले जाते हैं। एक एक करके काफी गेस्ट गए और अपने मन से कुछ गेम सजेस्ट किए खेलने के लिए, जो लोगों ने खेला और खूब एंजॉय किया। फिर कुछ देर बाद मौका देखकर विनोद एक गेस्ट के नाते डीजे से माइक ले लेता है, गेम अनाउंसमेंट के लिए, जो कि उसका ही प्लान होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है सबसे मजेदार गेम की, ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर सुनकर सभी चीयर्स करने लगे। फिर बॉटल स्पिन हुई और पहली बार अनन्या पर रुकती है, तो जोया तुरंत सवाल दाग देती है। तो अनन्या मैडम, सच सच बताना, हाँ, अगर तुम्हें किसी एक इंसान के साथ जिंदगी बितानी हो तो वो कौन होगा? जोया का ये डायरेक्ट सवाल सुन अनन्या चौंक गई और समीर मुस्कुराने लगा। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतने लोगों के सामने अपने दिल की बात बताए। ये कैसा सवाल है? सवाल तो सवाल है, मुझे तो जवाब चाहिए, जवाब दो। विनोद भी जोया का साथ दे रहा था और बाकी के लोग भी अब अनन्या के जवाब का ही वेट कर रहे थे। अनन्या इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर समीर पर पड़ी और जैसे उसे एकदम से सुकून मिल गया हो, उसने समीर की तरफ देख के ही अपना जवाब दिया। मेरे लिए प्यार बहुत खास चीज है और जब भी होगा दिल से होगा। जवाब सुनकर सभी हूटिंग करने लगे। अब बारी समीर की आने वाली थी। बोतल घुमा और समीर पर ही रुका। फिर जोया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो समीर अब तुम बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है और क्या वो इस वक्त यहाँ पर है? मुझे वो पसंद है जो बहुत बोलती हो, लेकिन सही बातें करे, जो चिढ़ाए लेकिन परवाह भी करे, और जिससे बात किए बिना दिन अधूरा लगे, पर हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मेरे दिल में। समीर की बातें सुनकर अनन्या शर्मा गई। वो जानती थी कि समीर उसके बारे में ही बात कर रहा था। जोया और विनोद ने भी कसकर ताली बजाई क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा था। गेम्स अब खत्म हो चुके थे और अब डांस की अनाउंसमेंट हुई। विनोद और जोया जबरदस्ती समीर और अनन्या को डांस फ्लोर पर ले गए, जहां धीमा रोमांटिक गाना बज रहा था और हल्की लाइट्स थी। समीर और अनन्या एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये सब कुछ कितना अजीब है ना, डांस एंड ऑल। अजीब सा खूबसूरत है। मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस नया है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना विनोद और जोया की मिली भगत है, वरना ऐसे अचानक एक ही जगह पर हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद उन्हें हमसे ज्यादा हमारी फीलिंग्स पर भरोसा है। फीलिंग्स? अनन्या, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे दोस्ती के बीच कोई प्रॉब्लम आए मेरी फीलिंग्स की वजह से। पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, सोचा कुछ बन जाऊं फिर तुमसे कहूँ, लेकिन अब तो कह दो ना। और तुम तब से मेरे लायक थे जब तुम सिर्फ समीर थे, ना कि समीर चंदानी। और मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए। आई लव यू अनन्या। आई लव यू टू समीर। समीर ने धीरे से अनन्या की कमर पर हाथ रख दिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। अनन्या समीर के इस रोमांटिक अंदाज को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गई और खुश भी। फिर दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे, एक दूसरे की बाहों में खोकर। विनोद और जोया कोने में खड़े होकर खुश हो रहे थे। मिशन सक्सेसफुल। ओह गॉड, फाइनली। और फिर विनोद और जोया भी डांस फ्लोर पर आके अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगे। देखते ही देखते कुछ वक्त और बीत गया। समीर, अनन्या और विनोद सीरियस होकर अपने बिजनेस डील्स पर काम करने लगे पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इस वक्त असली गोल था वो 3 साल वाला चैलेंज, ताकि समीर अपनी मंजिल तक पहुंच सके और अपने दोस्तों को भी डूबने से बचा सके। समीर, रॉयल रियल एस्टेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब हमें तय करना है कि लीगली इस कंपनी का हेड कौन होगा। अब तक समीर ने इस बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन अनन्या और विनोद का मानना था कि ये जिम्मेदारी उसे ही लेनी चाहिए। लेकिन समीर अभी भी जैसे किसी उलझन में था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर क्या? अब मना मत करना समीर भाई, हम दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है, तुम ही सही इंसान हो इस पोजीशन के लिए। समीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। लेकिन क्या वो ये जिम्मेदारी लेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
समीर, अनन्या और विनोद अब काफी गहरे दोस्त बन चुके थे और अनन्या तो समीर के दिल के पहले से ही करीब थी। बस इस वक्त बिजनेस के बीच में प्यार कोई नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो अनन्या से दोस्त की तरह ही ज्यादा घुलता मिलता था ताकि बैलेंस न बिगड़े। हालांकि